हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। इसमें हम मध्यकालीन भारत के इतिहास के ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, इसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं और इसमें सभी टाइप के मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में बताया गया है, ये जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हसन निजामी और फख ए मुदब्बिर किसके दरबारी कवि थे? ये क्वेश्चन है हमारा। हसन निजामी और फख ए मुदब्बिर किसके दरबारी थे? इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। हसन निजामी और फख ए मुदब्बिर कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी थे, तो इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गोरी ने पहली बार भारत आक्रमण कब किया? इसका आंसर है 1175। मोहम्मद गोरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण 1175 में किया था, इसका आंसर है बी 1175। मोहम्मद गोरी ने पहली बार 1175 में भारत के मुल्तान पर आक्रमण किया। उस समय वहां करमात जाति के मुस्लिम शासकों का राज्य था। मोहम्मद गोरी ने पहली बार 1175 में भारत के मुल्तान पर आक्रमण किया। उस समय वहां करमात जाति के मुस्लिम शासकों का राज्य था। अगला क्वेश्चन है, किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? क्वेश्चन है हमारे पास, किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? इसका आंसर है सी, शाहजहां। शाहजहां के काल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आता है किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, इसका आंसर है सी, शाहजहां। इसमें सब डिस्क्राइब करके बताया गया है, जैसे कि शाहजहां के काल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसकी मुख्य इमारतें हैं ताजमहल आगरा, लाल किला दिल्ली, मोती मस्जिद आगरा, जामा मस्जिद दिल्ली। शाहजहां के काल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसकी कुछ इमारतें यहाँ पर, जैसे ताजमहल आगरा में स्थित है, लाल किला दिल्ली में, मोती मस्जिद आगरा में और जामा मस्जिद दिल्ली में। इस तरीके से इसने बहुत किया था, इसलिए इसको हम शाहजहां के काल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया? इसका आंसर हो जाएगा बी, 712। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। उस समय सिंध के राजा दाहिर थे। सिंध के राजा दाहिर थे। फिर हमारे पास क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? इसका आंसर हो जाएगा ए, उड़ीसा। लिंगराज मंदिर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में है। इसे जजाति केसरी ने बनवाया था। यह 11वीं सदी में बनाया गया, लेकिन फिर भी इसके कुछ हिस्से 1400 साल पुराने हैं। लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। लिंगराज मंदिर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में है। इसे जजाति केसरी ने बनवाया था। यह 11वीं सदी में बनाया गया, लेकिन फिर भी इसके कुछ हिस्से 1400 साल पुराने हैं। लिंगराज मंदिर अगर पूछा जाए तो लिंगराज मंदिर उड़ीसा प्रदेश में स्थित है। नटराज की कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ए, चोल। चोल वंश से नटराज की कांस्य मूर्ति चोल वंश से संबंधित है। नटराज की कांस्य मूर्ति चोल वंश से संबंधित है। नटराज का अर्थ है तांडव नृत्य की मुद्रा में शिव। नटराज का जो अर्थ होता है वो है तांडव नृत्य की मुद्रा में शिव का। अमोघ वंश किस वंश से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रकूट वंश। अमोघ वंश राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था, इसलिए अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? इसका आंसर हो जाएगा ए, अकबर। एलिजाबेथ प्रथम 1558 से 1603 तक इंग्लैंड की रानी थी। वह अकबर के समकालीन थी। ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? इसका आंसर हो जाएगा ए, अकबर। अकबर के समकालीन थी एलिजाबेथ प्रथम। 1558 से 1603 तक इंग्लैंड की रानी थी, वह अकबर के समकालीन थी। अब्दुल कादिर बदायूनी नकीब खान और थानेश्वर किसके दरबार में थे? इसका आंसर हो जाएगा ए, अकबर। अब्दुल कादिर बदायूनी नाकिब नकीब खान और थानेश्वर किसके दरबार में थे? इसका आंसर हो जाएगा ए, अकबर के दरबार में थे। अब्दुल कादिर बदायूनी नकीब खान और थानेश्वर अकबर के दरबार में थे। क्वेश्चन है,
किताब अल हिंद की रचना किसने की? किताब अल हिंद की रचना किसने की? इसका आंसर हो जाएगा अल बरूनी। अल बरूनी की किताब अल हिंद की रचना अल बरूनी ने की थी। अल बरूनी ने सर्वप्रथम भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया था। अल बरूनी महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। उसने किताब अल हिंद की रचना की। इसलिए अल बरूनी ने सर्वप्रथम भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया था। अल बरूनी महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। उसने किताब अल हिंद की रचना की। क्वेश्चन है हमारे पास, किस सल्तनत कालीन राजा ने अपने अमीरों के बीच उसकी इजाजत के बिना दावतों त्योहार मनाने पर रोक लगा दी थी? इसका आंसर हो जाएगा सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राज्य के विद्रोह को दबाने तथा विद्रोह की आशंका से बचने के लिए अपने अमीरों के बीच दावतों पर रोक लगा दी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राज्य के विद्रोह को दबाने और विद्रोह की आशंका से बचने के लिए अपने अमीरों के बीच दावतों पर रोक लगा दी थी। अलाई दरवाजा किसका प्रवेश द्वार है? इसका आंसर हो जाएगा ए, कुतुब मीनार। अलाई दरवाजा किसका प्रवेश द्वार है? इसका आंसर हो जाएगा ए, कुतुब मीनार। अलाई दरवाजा कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है। इसे 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। कुतुब मीनार को अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था 1311 में। बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य किसे बताया है? इसका आंसर हो जाएगा ए, कृष्णदेव राय को। बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य किसे बताया है? इसका आंसर हो जाएगा ए, कृष्णदेव राय को। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान राजा थे। उनका राज्य वर्तमान तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में फैला हुआ था। बाबर ने कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताया है। निम्नलिखित शहरों में से एक प्रसिद्ध स्मारक रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ए, लखनऊ। रूमी दरवाजा लखनऊ में है। यह अवधी वास्तुकला में बना है। निम्नलिखित शहरों में से एक प्रसिद्ध स्मारक रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ए, लखनऊ। रूमी दरवाजा लखनऊ में है। यह अवधी वास्तुकला में से बना है। फिरदौस मंजिल किस मुगल राजा को कहा जाता था? इसका आंसर हो जाएगा बी, शाह आलम द्वितीय को। फिरदौस मंजिल किस मुगल का राजा को कहा जाता था? इसका आंसर हो जाएगा बी, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय एक मुगल सम्राट था जिसे अंग्रेजों के हाथों बक्सर के युद्ध में हार मिली। मेहरुन्निसा किस नाम से प्रचलित थी? इसका आंसर हो जाएगा ए, नूरजहां। मेहरुन्निसा शेर ए अफगान की विधवा और जहांगीर की पत्नी थी, जिसे जहांगीर ने नूरजहां की उपाधि दी। मेहरुन्निसा किस नाम से प्रचलित थी? इसका आंसर हो जाएगा ए, नूरजहां। मेहरुन्निसा शेर ए अफगान की विधवा और जहांगीर की पत्नी थी, जिसे जहांगीर ने नूरजहां की उपाधि दी थी। शराब गुटका किस रहस्यवादी कवि की हस्तलिपि है? इसका आंसर हो जाएगा ए, भगत पीपा। शराब गुटका किस रहस्यवादी कवि की हस्तलिपि है? इसका आंसर हो जाएगा ए, भगत पीपा। भगत पीपा की रहस्यवादी कवि की लिपि है। कबीर किसके शिष्य थे? इसका आंसर हो जाएगा ए, रामानंद। कबीर किसके शिष्य थे? इसका आंसर हो जाएगा ए, रामानंद। कबीर रामानंद के शिष्य थे। रामानंद भक्ति काल के प्रमुख संत थे। कबीर के 12 शिष्य अनंतनाथ, ससुरानंद, सुखानंद, नरारीदास, भावानंद, भगत पीपा, कबीर, सैन, धन्ना, रविदास और 2 महिला शिष्य सुश्री और पद्मावती थे। कबीर रामानंद के शिष्य थे। रामानंद भक्ति काल के प्रमुख संत थे। कबीर के 12 शिष्य अनंतनाथ, ससुरानंद, सुखानंद, नरारीदास, भवानंद, भगत पीपा, कबीर, सैन, धन्ना, रविदास और 2 महिला शिष्य सुश्री और पद्मावती थे। अकबरनामा किस भाषा में? इसका आंसर हो जाएगा ए, फारसी। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की। यह फारसी भाषा में। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की। यह फारसी भाषा में है। मोहम्मद गोरी का अंतिम अभियान किसके खिलाफ था? इसका आंसर हो जाएगा ए, खोखर।
किसके खिलाफ था? इसका आंसर हो जाएगा ए खोखर। मोहम्मद गोरी का अंतिम अभियान खोखरों के खिलाफ था। मोहम्मद गोरी का अंतिम अभियान खोखरों के खिलाफ था। महमूद गजनबी के साथ कौन भारत आया? इसका आंसर हो जाएगा ए अल-बरूनी। अल-बरूनी मोहम्मद गजनबी के दरबार में शोभित विद्वान था। वह उसके भारत आक्रमण के समय भारत साथ आया था। महमूद गजनबी के साथ कौन भारत आया? इसका आंसर हो जाएगा ए अल-बरूनी। अल-बरूनी महमूद गजनबी के दरबार में शोभित विद्वान था। वह उसके भारत आक्रमण के समय भारत साथ आया था। औरंगजेब किस वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? इसका आंसर हो जाएगा ए वीणा। औरंगजेब वीणा बजाने में निपुण था, हालांकि उसने अपने राज्य में संगीत पर रोक लगा दी थी। औरंगजेब वीणा बजाने में निपुण था, हालांकि उसने अपने राज्य में संगीत पर रोक लगा दी थी। क्वेश्चन है, इल्तुतमिश द्वारा 175 ग्राम का जारी किया सिक्का किस धातु का था? इसका आंसर हो जाएगा बी चांदी। इल्तुतमिश द्वारा 175 ग्राम का जारी किया सिक्का किस धातु का था? इसका आंसर हो जाएगा बी चांदी। चांदी का था। इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया, जो पूरी तरह से अरबी सिक्के थे। इसमें चांदी का सिक्का 175 ग्राम का था। इल्तुतमिश ने चांदी का टका और तांबे का जीतल चलाया, जो पूरी तरह से अरबी सिक्के में थे। इसमें चांदी का सिक्का 175 ग्राम का था। मलेबिद और बेल्लूर के मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनवाए? इसका आंसर हो जाएगा बी होयसल। मलेबिद और बेल्लूर के मंदिर होयसल राजाओं ने बनवाए। मलेबिद और बेल्लूर के मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनवाए? इसका आंसर हो जाएगा बी होयसल। मलेबिद और बेल्लूर के मंदिर होयसल राजाओं ने बनवाए। इसी तरीके से हमारे पास और ऑब्जेक्टिव है। और हमारे पास जैसे अगला क्वेश्चन है, मलेबिद और बेल्लूर के मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनवाए? इसका आंसर हो जाएगा बी होयसल। मलेबिद और बेल्लूर के मंदिर होयसल राजाओं ने बनवाए। इसमें से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही क्रम क्या है? हमको इसमें सही क्रम छांटना है, जिसमें से पहले बताएगा पहले कौन आया, उसके बाद, फिर उसके बाद 4 राजाओं के नाम लिखे हैं, उसको क्रमबद्ध तरीके से बताना है। सबसे पहले कौन आया, उसके बाद सेकंड टाइम कौन आया, थर्ड टाइम कौन आया, फोर्थ टाइम कौन आया। इसका आंसर हो जाएगा डी। सबसे पहले गुलाम, सेकंड खिलजी, थर्ड तुगलक, फिर लोधी। गुलाम, खिलजी, तुगलक, लोधी, ये डी ऑप्शन है, ये सही है। गुलाम, खिलजी, तुगलक, लोधी। इसमें डिस्क्राइब करके बताया गया है, दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंशों का राज्य रहा। इसमें गुलाम वंश का शासन 1206 से 1290 तक रहा। कुल 5 राजवंशों का राज्य रहा दिल्ली सल्तनत में। सबसे पहले गुलाम वंश का शासन रहा, जिसको जो कि 1206 से 1290 तक रहा। खिलजी वंश का शासन रहा 1290 से 1320 तक। सेकंड नंबर खिलजी वंश आया, तो इसलिए हमारे पास खिलजी आया। फिर थर्ड नंबर पर रहा तुगलक वंश, ये जो लिखा है तुगलक। तुगलक वंश 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक राज्य किया। इसके बाद सैयद वंश आया, सैयद लोधी वंश। सैयद वंश ने 1414 से 1451 तक इसमें राज किया, तथा इसके बाद लोधी वंश आया 1451 से 1526 तक। इसलिए हमारे पास सैयद वंश है नहीं ऑप्शन कहीं भी, इसलिए हमारे पास ये डी ऑप्शन है वो सही है। सबसे पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर लोधी। तो इसमें दिया हुआ दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंशों का राज्य रहा। इसमें 4 नाम दिए हैं, 5वां दिया नहीं है। 5वां सैयद वंश नहीं दिया है, इसलिए हमारे पास सैयद वंश किसी भी ऑप्शन में दिया है, इसलिए इसको नहीं लिया जाएगा। तो हमारे पास डी ऑप्शन है, ये सही है। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंशों का राज्य रहा। इसमें गुलाम वंश का राज्य रहा 1206 से 1290 तक। खिलजी वंश का शासन रहा 1290 से 1320 तक। तुगलक वंश का राज्य रहा 1320 से 1414 तक। और सैयद वंश का राज्य रहा 1414 से 1451 तक। और इसके बाद रहा लोधी वंश, जो कि 1451 से 1526 तक रहा। इसलिए हमारे पास डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। गुलाम वंश, गुलाम, फिर खिलजी, तुगलक, फिर लोधी। 1576 का वर्ष किस युद्ध के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा ए हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून 1576 को राणा प्रताप और अकबर के सेनापति मानसिंह के बीच हुआ। 1576 का वर्ष किस
युद्ध के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा ए, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून 1576 को राणा प्रताप और अकबर के सेनापति मानसिंह के बीच हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध किन के बीच हुआ? इसका आंसर हो जाएगा डी, मराठा और अफगान। डी आंसर सही रहेगा इसका, मराठा और अफगान। पानीपत का तीसरा युद्ध किन के बीच हुआ? इसका आंसर हो जाएगा डी, मराठा और अफगान। पानीपत का तीसरा युद्ध सदाशिव भाऊ की मराठा सेना और अहमद साहिब अब्बाली की अफगान सेना के बीच हुआ, जिसमें मराठाओं की हार हुई और उनके 60 से 70 हजार सैनिक मारे गए। उनके कई योग्य योद्धा भी मारे गए। इसमें अफगानों का रुहेलों, अवध के राजाओं ने साथ दिया, जबकि मराठाओं की राजपूतों और जाटों का साथ प्राप्त नहीं हो सका। पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था सदाशिव भाऊ की मराठा सेना और अहमद साहिब अब्दाली की अफगान सेना के बीच हुआ था, इसमें मराठों की हार हुई और उनके 60 से 70 हजार सैनिक मारे गए। इनकी मराठाओं की हार हुई, जिनके 60 से 70 हजार सैनिक मारे गए। उनके कई योग्य योद्धा भी मारे गए। इसमें अफगानों की रोहेलों, अवध के राजाओं ने साथ दिया, जबकि मराठाओं को राजपूतों और जाटों का साथ प्राप्त नहीं हो सका। आगरा की कौन सी इमारत मॉस्को के सेंट कैथेड्रल की तरह है? इसका आंसर हो जाएगा ए, मोती मस्जिद। आगरा की कौन सी इमारत मॉस्को के सेंट कैथेड्रल की तरह है? इसका आंसर हो जाएगा ए, मोती मस्जिद। आगरा की कौन सी इमारत है जो कि मॉस्को के सेंट कैथेड्रल की तरह है? इसका आंसर हो जाएगा ए, मोती मस्जिद।